अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर में एक न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टैक। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग या यूँ कहूँ मज़े का टॉपिक है। आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। इसमें अच्छे अच्छे से टॉपिक्स हैं और काफ़ी ईजियर टू ग्रैस्प हैं। डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, काफ़ी आसान इसके टॉपिक्स हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं स्टैक से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इसमें कंटेंट्स हैं चैप्टर में, वो कुछ इस तरीके से हैं कि स्टैक्स है फंडामेंटल, और उसमें हम पुश एंड पॉप ऑपरेशन देखेंगे, यानी जो इंसर्शन इन स्टैक और डिलीशन इन स्टैक कहलाते हैं। और फिर कुछ एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक से रिलेटेड है ये चैप्टर। और इसमें एक सब टॉपिक हमारे पास है रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन का भी ताल्लुक डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली स्टैक से ही है। तो हम उस पीस ऑफ कहना चाहिए कि बैकग्राउंड को भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इन रिकर्जन रिकर्जन में कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ नई एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद लास्ट में फिर हमारे पास टू मेन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक हैं, इन फिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एंड एवेल्युएटिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं स्टैक की बेसिक से। लेट्स सी व्हाट इज अ स्टैक। सो एज डिस्कस अर्लियर, स्टैक एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये है कि ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स के तौर पे आपके पास मौजूद नहीं होता इन सी लैंग्वेज। आपको इसे क्रिएट करना पड़ता है यूजिंग फंडामेंटल टाइप्स। तो इसी वजह से इसे कहा गया है कि नॉन प्रिमिटिव है। लेकिन इसकी बात खास क्या है कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, फर्दर अगर इसकी डेफिनेशन की डेप्थ में जाया जाए तो कह रहे हैं कि इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम in which new data items may be added या inserted and from which item may be deleted। यानी कि नया आइटम अगर आपने ऐड करना हो या डिलीट करना हो, वो एक ही एंड से होता है और उस एंड को कहा जाता है टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, खास बात क्या है स्टैक की कि स्टैक में इंसर्शन हो या डिलीशन हो, वो आप एक ही एंड या एक ही पॉइंट से करते हैं और उस पॉइंट या एंड को कहा जाता है टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, स्टैक जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो कहलाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट या लीफो। तो लास्ट एलिमेंट जो ऐड किया जाएगा, एरे ही है बेसिकली स्टैक। तो लास्ट एलिमेंट जो ऐड किया जाएगा एरे में वो होगा फर्स्ट वन, जिसको हम रिमूव करेंगे। देन सेकंड लास्ट, देन थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टैक मैंने एग्जांपल प्रीवियसली भी दी थी कि आपको आपका पास जैसे कि स्टैक ऑफ प्लेट्स है, आप प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखते जाएं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक प्लेट रिक्वायर्ड है, तो आप मुझे जो प्लेट उसमें से निकाल के देंगे, वो ऑब्वियस रीजंस है कि आप सबसे टॉप पे जो प्लेट है वो मुझे पास करेंगे। देन मैं अगर आपसे फिर एक और प्लेट मांगूंगा तो आप उसके बाद जो टॉप पे मौजूद होगी वो दे देंगे। फिर थर्ड मांगूंगा तो फिर टॉप से देंगे, बीच से आप नहीं निकाल सकते। क्योंकि बीच से निकालेंगे तो वो स्टैक गिर सकता है, नीचे से निकालेंगे तब भी गिर सकता है। तो आर्बिट्री लोकेशन में से इंसर्शन या डिलीशन या प्लेट रखने का कहूंगा तो आप टॉप पे रखेंगे, बीच में कहीं इंसर्ट नहीं कर सकते, नीचे नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन या ये कंस्ट्रेंट अप्लाई अगर एरे पे हो जाए कि एरे में सिर्फ आप एक ही तरफ से इंसर्शन या डिलीशन कर सकें, तो वो एरे स्टैक बन जाता है। ठीक है, एरे में तो आप कहीं से भी इंसर्शन कहीं पे भी डिलीशन कर सकते हैं, लेकिन स्टैक में आप सिर्फ और सिर्फ टॉप से या एक एंड से इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हैं, और वो एंड कहलाता है टॉप। ठीक है, अब स्टैक में हमारे पास दो स्पेशल केसेस आ जाते हैं कि अगर से स्टैक एम्प्टी है, स्टैक इज सेड टू बी एम्प्टी अंडर फ्लो। लेकिन ये कब कहलाएगा कि स्टैक में आपने जो है एम्प्टी स्टैक में डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। इज स्टैक कंटेन्स नो एलिमेंट, स्टैक एम्प्टी था, आपने उस पर डिलीशन अप्लाई कर दी, तो डिलीट क्या करें, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो उस केस में जो होता है एक स्पेशल केस आ जाता है, उस केस को कहा जाता है अंडरफ्लो। एट दिस पॉइंट द टॉप ऑफ द स्टैक इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। ठीक है, यानी इन सिंपल वर्ड इस स्टैक की इंडेक्स जो होगी या टॉप का पॉइंटर होगा वो नेगेटिव इंडेक्स या किसी नेगेटिव नंबर को पॉइंट कर रहा होगा। नेगेटिव इंडेक्स नहीं होते, लेकिन नेगेटिव इंडेक्स में अगर हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो वो ये बताते हैं कि कोई वैलिड इंडेक्स नहीं है या प्रेजेंस नहीं है, तो एब्सेंस हो जाती है। ठीक है, एब्सेंस या एब्सेंस ऑफ वैलिड इंडेक्स इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर। ठीक है, हम इस तरीके से करते हैं। फिर एक और स्पेशल कंडीशन होती है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि स्टैक फुल है
ठीक है, और आप उसमें मजीद इंसर्शन की कोशिश करें। इट्स लाइक कि आपके पास एक पानी का गिलास बिल्कुल फुल है और आप उसमें मजीद पानी अगर ऐड करेंगे, पुट ऑन करेंगे, तो आपको पता है क्या होगा, वो गिलास से बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो स्टैक में भी ये मसला आता है कि स्टैक अगर फुल है और इसको यानी स्टैक आपका लास्ट इंडेक्स यानी n-1 वाली इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और अगर आप उसमें मजीद इंसर्शन की कोशिश करेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाए। तो दो केसेस हैं। डिलीशन के केस में आपको मोहतात रहना पड़ता है, हो सकता है अंडरफ्लो आ जाए, और इंसर्शन के केस में आपको मोहतात रहना पड़ता है कि कहीं ओवरफ्लो ना आ जाए। तो आपको ये दोनों केसेस भी कवर करने पड़ते हैं जब आप एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन या डिलीशन लिख रहे हो। अंडरफ्लो डिलीशन में आता है और ओवरफ्लो इंसर्शन में आता है। ठीक है, ऑपरेशन ऑन स्टैक वही है इंसर्शन और डिलीशन, लेकिन स्टैक की जब बात करते हैं तो इन ऑपरेशन का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है और इन्हें कहा जाता है पुश एंड पॉप। स्टैक पे पुश करना और स्टैक से पॉप करना, यानी स्टैक से निकाल लेना। पुश करने का मतलब सेम एज इंसर्शन है कि स्टैक में एक नया एलिमेंट ऐड करना। इंडेक्स वगैरह आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा टॉप जहां पर है, टॉप का एक आपके पास मार्कर या ट्रैकर होता है, वो जहां पे भी पॉइंट कर रहा है वहां पे इंसर्ट कर देते हैं। सिमिलरली पॉप में भी यही होता है कि आपको वो इंडेक्स बताने की जरूरत नहीं होती, टॉप वाला इंडेक्स जहां पॉइंट कर रहा है वहां से एलिमेंट रिमूव कर लिया जाता है और टॉप की वैल्यू अपडेट कर दी जाती है। पुश में भी अपडेट हो जाती है, पॉप में भी अपडेट। ठीक है, ये हो गई थ्योरी अबाउट स्टैक। थोड़ा सा आपको विजुलाइज करके दिखा देता हूँ। से ये एक ऐसे ही आपके पास सैंपल इमेज है और इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं जिनको मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर फर्स्ट करें, टॉप की स्टेट देख रहे हैं आप, स्टैक की किसी भी वैलिड इंडेक्स पे नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे अंडरफ्लो आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं निकाल नहीं सकता। पॉप के फंक्शन का सिंटेक्स सिंपल है, उसमें सिर्फ मैं स्टैक को पास करता हूँ, इंडेक्स पास करने की जरूरत नहीं है, और पॉप मुझे एक एलिमेंट रिटर्न करके देता है। दूसरा ऑपरेशन पुश अगर मैं करता हूँ, ठीक है, पुश अगर मैं करता हूँ तो इसके दो पैरामीटर्स हैं, स्टैक बताना पड़ता है और जो डेटा मैं स्टैक के अंदर पुश करना चाहता हूँ। तो अगर मैं पुश 20 करूंगा तो स्टेट ये जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये वाली स्टेट आ जाएगी यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, यानी पुश 20 से मेरी स्टेट ये हो जाएगी, और टॉप देखें मेरा कहाँ पे पहुंच जाएगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। इससे पहले जो स्टेट थी उसमें ये स्टेट थी कि टॉप, क्योंकि मेरी स्टैक एम्प्टी थी तो वो नेगेटिव यानी -1 की तरफ था, या नेगेटिव नंबर था, उसको पॉइंट कर रहा था, जो कि कोई वैलिड लोकेशन नहीं है। इस पर अगर मैं पुश ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो एलिमेंट ऐड हो जाएगा और टॉप मोस्ट एलिमेंट एक ही है, उसी को पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिर इसके बाद अगर मैं मजीद पुश करता हूँ तो फिर एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा और जो है टॉप मेरा उस नए एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं मजीद पुश करूंगा तो पुश 33, एक और मरतबा पुश करूंगा तो 47, और देखें टॉप हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा है। उसको नहीं पता कि टॉप वाला एलिमेंट तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, डजेंट मैटर, उसको बस ये पता है ये सबसे टॉप पर है, इससे मुझे कंसर्न है। अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो मैं अपनी लोकेशन को एडजस्ट कर लूंगा। तो जब मैं यहाँ से पॉप का ऑपरेशन जब करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने 47 को यहाँ से रिमूव करके दे दिया। पॉप का फंक्शन चूंकि डिलीट का फंक्शन है और मैंने बताया था डिलीट का फंक्शन हमेशा मुझे डेटा रिटर्न करेगा, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा 47। फिर अगर मैं पुश करूंगा तो पुश डेफिनेटली टॉप वाली प्लेस पर ही हो जाएगा। तो हो क्या रहा है आप देखें, तो पॉप करता हूँ तो डेटा निकल जाता है और टॉप डिक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, पॉप करता हूँ तो डेटा टॉप से निकल जाता है और टॉप की वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीमेंट हो जाती है, और पुश करता हूँ तो टॉप की वैल्यू अपडेट हो जाती है और डेटा भी इंसर्ट हो जाता है। यानी पुश के केस में मेरे पास जो है टॉप इंक्रीमेंट हो रहा है और पॉप के केस में मेरा टॉप डिक्रीमेंट हो रहा है। और फिर पॉप कर दूं तो मजीद डिक्रीमेंट, और मजीद करूंगा तो ये मेरे पास एम्प्टी हो जाए। ठीक, हम इसमें सेकंड वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैक में हमेशा टॉप मोस्ट वैल्यू ही डिलीट होगी, यही तो इसकी कंस्ट्रेंट है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, वो है टॉप मोस्ट। उसके नीचे वाली को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको उससे नीचे वाली चाहिए तो आपको ऊपर से पहले सब हटाना पड़ेगा, फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाली को, यानी मैं चाहूँ यहाँ पे से अगर इसकी बात करूँ कि यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि अगर 33 को डिलीट कर दूं तो मैं नहीं कर सकता। एरे में ये पॉसिबल है लेकिन स्टैक में ये पॉसिबल नहीं है।
अगर मुझे 33 को निकालना है तो उससे पहले मुझे 77 को निकालना पड़ेगा। फिर जब मेरे पास ये स्टेट आ जाएगी कि टॉप 33 को पॉइंट कर रहा है तो फिर मैं 33 को निकाल सकता हूँ। तो सिर्फ वही एलिमेंट निकाला जाता है जिसको टॉप पॉइंट कर रहा होता है, क्योंकि स्टैक की डेफिनेशन या रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट यही है कि यू कैन ओनली डिलीट फ्रॉम और इंसर्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और डेफिनेटली इसकी एप्लीकेशंस हैं, जब हम पढ़ेंगे कि इस तरह अगर काम करने से मुझे क्या फ़ायदा होता है, तो आपको बात समझ आएगी इस तरह काम करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, यानी एरे को मॉडिफाई करके स्टैक बनाया क्यों गया है। जब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर होगी कि मैं आखिर इतनी रिस्ट्रिक्शन में काम क्यों कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सा है, सीधा सीधा काम करेगा, टॉप ही है और कुछ नहीं। ठीक है, आपको कोई इंडेक्स का ध्यान नहीं रखना, बस आपको टॉप का ध्यान रखना है। ठीक, तो इसकी एप्लीकेशन जैसे जैसे मैं कराता जाऊंगा बात क्लियर होती जाएगी कि स्टैक आखिर अगर मैं एरे यूज कर सकता था उस जगह या नहीं। जहाँ पे हम स्टैक यूज करेंगे तो फिर आप इसका खुद जवाब दीजिएगा कि ये काम एरे से हो सकता था या नहीं। बाज अवकात सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं चाहता हूँ कंस्ट्रेंट्स आए, मैं चाहता हूँ कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हों, तभी मेरा काम सही होता है। अगर मैं लेवरेज दे देता हूँ कुछ जगह पे, तो मतलब एरे यूज कर दूं स्टैक की जगह, तो मेरा काम नहीं बनता, बल्कि मेरा काम बिगड़ जाता है। तो मुझे ज़रूरत है इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर की जिसे स्टैक कहा जाता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो करता है, ताकि मेरे कुछ काम बन सके। ठीक है, तो वो कौन से काम है जब हम एप्लीकेशन पे आएंगे तब डिटेल में देखेंगे। फॉर नाउ अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो इसके एल्गोरिथम देख लेते हैं। पुश का एल्गोरिथम इंतहाई सिंपल सा एल्गोरिथम है, छोटा सा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका सिंटेक्स क्या है, पुश को स्टैक पास किया जाएगा और डेटा या आइटम जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं। स्टैक एक लीनियर एरे, क्लियरली बता दिया कि यहाँ पे एक लीनियर एरे है, और आइटम वो एलिमेंट है जिसको मैं इसमें स्टैक में इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, तो एल्गोरिथम बड़ा सिंपल सा है कि मैंने जैसे कि बताया कि पुश करते वक्त इंसर्ट करते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि ओवरफ्लो ना आ जाए। तो मैं इफ कंडीशन लगा के ये चीज चेक कर रहा हूँ कि कहीं ओवरफ्लो तो नहीं आ रहा। अगर टॉप का पॉइंटर मेरा size-1 यानी लास्ट लोकेशन पर है, तो मैं इंसर्शन नहीं कर सकता और मैं यूजर को मैसेज दे दूंगा स्टैक इज इन ओवरफ्लो कंडीशन, या ओवरफ्लो हो गया, इंसर्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ओवरफ्लो नहीं होता तो मैं एल्स क्या करता हूँ, टॉप को इंक्रीमेंट कर देता हूँ और टॉप वाली लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मैं पहले सीक्वेंस का ध्यान रखना है। मैं पहले टॉप को इंक्रीमेंट करता हूँ, तो टॉप एक नई लोकेशन पर आ जाता है, और फिर मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, टॉप वाली ही लोकेशन पर आइटम को इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये टॉप की अपडेटेड वैल्यू यूज होती है। अगर इन दोनों स्टेप्स को मैंने ऊपर नीचे कर दिया तो प्रीवियस जो टॉप वाला डेटा है, पहले अगर ये लिख दिया, यानी बी को ए से पहले कर दिया, तो जो डेटा टॉप पे मौजूद है वो ओवरराइट हो जाएगा और फिर टॉप इंक्रीमेंट होगा। तो ये सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा, नई लोकेशन मिलेगी, और उस नई लोकेशन पे मैं नया डेटा इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और विजुअली इनहांस वे में देख लेते हैं। से मेरे पास इनिशियली ये एक स्टैक है, ठीक है, और ये एम्प्टी है। ठीक है, टॉप की वैल्यू इस वक्त क्या है, से लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 कह सकते हैं। अब हुआ क्या, जब मैंने इस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया पुश 6, तो ये ऑपरेशन मेरे पास परफॉर्म हो गया। जैसे ही मैंने इसको कहा पुश कर दो 6 को स्टैक पर, तो चूंकि आप देखें टॉप की वैल्यू इस वक्त size-1 नहीं है। size-1 कौन सी जगह है, size-1 ये वाली जगह है। इस वाली जगह को कहते हैं size-1 यानी लास्ट लोकेशन। तो स्टैक का टॉप इस वक्त लास्ट लोकेशन पे तो नहीं है, तो इसकी कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स, और मेरा क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो मैंने चेक किया, दोबारा से पुश करो 6 को, टॉप इंक्रीमेंट हुआ, 6 वहां पे जाके प्लेस, पहले इंक्रीमेंट हुआ देखें, देन प्लेस हुआ, स्टिल टॉप की वैल्यू
एन साइज -1 नहीं, फिर से मैंने पुश किया 8, टॉप इंक्रीमेंट हुआ, 8 इंसर्ट हो गया। फिर से अगर मैंने पुश किया, फिर से टॉप पर नहीं है, तो वो भी एलिमेंट इंसर्ट हो गया। देन अगेन एक और दफा अगर पुश करूंगा तो 2 आएगा, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। सीक्वेंस देखें, पहले टॉप इंक्रीमेंट होता है, देन डेटा इंसर्ट होता है। तो अगर मैं टॉप को पहले इंक्रीमेंट ना करूं तो जीरो, अगर ये स्टेटमेंट आता है कि ये देखिए, अब अगर मैंने यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट नहीं किया और इंसर्ट कर दिया नेक्स्ट एलिमेंट, तो वो टॉप वाली प्लेस यानी 0 को ओवरराइट कर देगा और फिर इंक्रीमेंट होने का कोई फायदा नहीं है। तो सीक्वेंस क्या है, पहले टॉप को इंक्रीमेंट करें, देन उस नई अपडेटेड टॉप की लोकेशन पे डेटा डालें, देन टॉप की वैल्यू को फिर इंसर्ट करें, अब अपडेट करें इंक्रीमेंट और फिर वहां पे डेटा डालें। अब क्या है कि मैं टॉप मोस्ट स्टेट पर पहुंच चुका हूँ, ठीक। तो आप लोगों के सवाल ये है कि अब अगर मैंने इस पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या होगा। अब जो है मैं साइज -1 पे पहुंच चुका हूं, तो इस सूरत में क्या होगा जी। क्लास का चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि अब अगर मैं पुश करता हूं तो क्या होगा। नहीं, ओवरराइट क्यों करेगा, ओवरराइट करना तो सही बात नहीं है, ओवरराइट तो नहीं करना। मेरे एल्गोरिथम को देखें क्या करना चाहिए उसे। एल्स वाली तो फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब इफ वाली ट्रू हो गई। इफ वाली ट्रू हो गई तो क्या होगा जी क्लास। इफ अब इस वक्त अगर देखा जाए तो ये मेरा साइज है, साइज इस वक्त क्या है, 5 एलिमेंट है ना, तो साइज में मैं रख देता हूँ 5। तो 5 -1 इज 4। ये है मेरी इंडेक्सेस, ये 0 है, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। इंडेक्सेस हैं, स्टार्ट नीचे से हो रही हैं। तो अब देखें टॉप किस जगह को पॉइंट कर रहा है, टॉप के अंदर एक वैल्यू है, टॉप की वैल्यू इस वक्त हुई हुई है 4। तो टॉप इक्वल्स टू 5 -1 4। तो ये कंडीशन इस वक्त मेरी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इस वक्त मैं इफ को एग्जीक्यूट करूंगा, एल्स मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी नया डेटा इंसर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरी स्टैक फुल हो चुकी है। स्टैक मेरी फुल हो चुकी है। अब स्टैक मेरी फुल हो चुकी है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि मैं नया डेटा इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा और मैं यूजर को क्या मैसेज दे दूंगा, सिंपली कि ओवरफ्लो हो गया है, मैं डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, स्टैक फुल है, स्टैक में जगह नहीं है, टॉप जो है मैक्सिमम लोकेशन पे पहुंच चुका है, साइज -1 पे पहुंच चुका है। तो अगर मैंने इस केस में इंसर्शन की तो इस केस में क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मैं मजीद पॉप पुश नहीं कर सकता क्योंकि स्टैक मेरी फुल है। हाँ, अगर ये स्टेट होती तो फिर से देखें, अगर मैं पुश करता हूँ तो मैं पुश कर सकता हूँ, लेकिन इस स्टेट पे अगर मैं पुश करने की कोशिश करूंगा तो पॉसिबल नहीं है, ओवरफ्लो हो जाए। ये बात समझ में आ रही है, ओवरफ्लो क्यों हुआ, क्योंकि मेरी स्टैक फुल हो गई। और स्टैक को फुल चेक करने का तरीका ये है, मैंने स्टैक का साइज चेक किया, स्टैक का साइज है 5, और चूंकि एरे की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है तो मैंने चेक कर लिया कि अगर साइज -1 आ जाए टॉप की वैल्यू, तो मजीद उसमें टॉप में बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। मैं एरे से बाहर तो नहीं जा सकता, मैं टॉप को मजीद आगे नहीं ले जा सकता, मेरी बाउंड्री इतनी है। तो यहाँ पे मैं क्या मैसेज दे दूंगा यूजर को कि ओवरफ्लो हो गया है, मैं मजीद इंसर्शन नहीं कर सकता। और हर चीज की एक लिमिट होती है, बिल्कुल वैसे ही कि आप अगर प्लेट्स को भी स्टैक बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो आप एक हद तक प्लेट्स को स्टैक कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप उस पर स्टैक करना बंद कर देंगे, क्योंकि उसके बाद या तो कोलैप्स कर जाएगा, या अगर आप किसी कंटेनर में स्टैक कर रहे हैं तो उस कंटेनर की एक हाइट होगी, उस हाइट तक आप प्लेट्स को स्टैक कर पाएंगे और उसके बाद आप उस पर मजीद स्टैक नहीं कर पाएंगे, प्लेट्स उस पर ऐड या इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो या क्यूरी हो तो वो पूछ सकता है कि ओवरफ्लो कब आएगा, और नॉर्मल पोस्ट तो कोई मसला ही नहीं है। तो काइंडली अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है ओवरफ्लो वाली, तो यू मे आस्क। क्लियर है तब भी बता दें ताकि हम आगे बढ़ सकें।
चल ठीक है, तो ये पुश ऑपरेशन हो गया। पुश में कोई मसला नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं और पॉप का एल्गोरिथम देख लेते हैं। पॉप का एल्गोरिथम भी रिलेटिवली सिंपल है, बिल्कुल रिवर्स काम करेगा जैसे पुश करता है। और पॉप का सिंटेक्स देखें तो कह रहे हैं इसको बस आप स्टैक पास करें जो कि एक लीनियर एरे है, और ये आपको एक एलिमेंट रिटर्न कर देगा। और आपको इंडेक्स भी बताने की जरूरत नहीं कौन सा एलिमेंट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टैक आपको वही एलिमेंट देगा जो टॉप पर मौजूद है। ठीक है, अब इसमें चूंकि डिलीशन कर रहा हूं मैं, डिलीशन में मैंने बताया था कि अंडरफ्लो के चांसेस हैं। तो अंडरफ्लो कैसे चेक होता है कि आप चेक कर लें कि अगर आपकी टॉप की वैल्यू जो है लेस देन जीरो हो गई है, क्योंकि जीरो के बाद मैं माइनस करूंगा तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा यानी -1। तो अगर टॉप की वैल्यू जो है आपकी लेस देन जीरो हो गई है, तो उस केस में आप यूजर को मैसेज दे देंगे स्टैक एम्प्टी है, और यहीं पे अपना कोड जो है ब्रेक कर देंगे या रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे रिटर्न क्या करा रहा हूँ मैं, आइटम चूंकि मुझे रिटर्न कराना है, तो इसमें मैंने कोई नल या ऐसी वैल्यू रिटर्न करा ली है जो मेरे डेटा सेट का पार्ट नहीं है। ट्रू होगा तो हम ओवरफ्लो की कंडीशन प्रिंट कराएंगे इन पुश। ठीक है, फॉल्स होगा तो हम नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मैंने कंडीशन उसमें ओवरफ्लो की लगाई हुई है। तो ओवरफ्लो की कंडीशन ट्रू होगी तो मैं ओवरफ्लो का मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा, और अगर फॉल्स हो जाएगी तो मैं नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, नहीं पुश कर दूंगा। ठीक है, मैंने ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करी थी, तो वो ट्रू के केस में क्या हो रहा था, ओवरफ्लो हो जाता था। फॉल्स के केस में नहीं होता था, तो मैं नॉर्मल पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर देता। थोड़ा सा एल्गोरिथम को मैं दोबारा पीछे कर देता हूँ, एक नजर देख लो कि जी स्पेस एंड हो गया। देखो ट्रू का केस क्या है, कंडीशन क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है कि टॉप की वैल्यू अगर साइज के इक्वल हो जाए, साइज -1 के इक्वल। और जब मैं यहाँ पे था, फर्ज करो कि मैं इस स्टेप की बात कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, नंबर्स हैं हमारे पास, ये है 0, ये है 1, ये है 2, 3 एंड 4। ठीक है, ध्यान रहे साइज -1 इज इक्वल टू 4 ही बनेगा, तो यहाँ पे 4 तो मैंने लिख दिया। और टॉप की वैल्यू क्या आती है ये भी हम चेक कर लेते हैं, इक्वल टू और डबल इक्वल टू कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक, तो अब जबकि मेरे पास सिचुएशन ये है, ये ये कर लेते हैं। तो इस वक्त टॉप किसे पॉइंट कर रहा है, टॉप देखें इंडेक्स नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि भाई क्या 2 इक्वल्स टू 4 है। नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो मैं ये नहीं करूंगा, बल्कि क्या करूंगा, सॉरी, मैं ये नहीं करूंगा, बल्कि कौन सा पार्ट करूंगा, ये वाला पार्ट परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो मैं ठीक है ये परफॉर्म करना है, तो इसका पार्ट का काम क्या है भाई, आप टॉप को इंक्रीमेंट करें, टॉप को इंक्रीमेंट करें और वहां पे इंसर्ट करें। अब ध्यान रहे कि वैल्यू जो है चेंज होकर क्या हो गई है, 3 हो गई है। तो मैं 3 पे चेक करूंगा यही काम। अब 3 पे चेक करूंगा तो फिर दोबारा से वही वाली बात है कि इंक्रीमेंट होगा, और 3 पे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा तो मैं इंक्रीमेंट करके उसमें इंसर्ट कर। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पे लूप नहीं है। ये फंक्शन मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉल किया है, यहाँ पे लूप नहीं है। एक मरतबा फंक्शन कॉल में सिर्फ एक एलिमेंट इंसर्ट होता है। मैंने आपको 5 मरतबा यानी 5 एलिमेंट इंसर्ट करके दिखाए, लेकिन कहीं पे भी लूप नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन मैनुअली मैंने 5 दफा कॉल किया है। ठीक है, लूपिंग कहीं नहीं हो रही है, कहीं पे भी लूप नहीं यूज हो रही। इफ स्टेटमेंट है फंक्शन के अंदर, और एक मरतबा में फंक्शन कॉल सिर्फ एक ही एलिमेंट इंसर्ट करेगी। अगर आपने मल्टीपल इंसर्शन करनी है तो आप मल्टीपल टाइम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है हो रहा है। ठीक है, तो अब स्टेट ये थी, चेंज होकर ये आ गई। अब ध्यान रहे कि वैल्यू जो है मेरी क्या हो चुकी है, यहाँ पे 3 नहीं है, चेंज होकर क्या हो गई है, 4 हो गई है। अब जब मेरी वैल्यू 4 हो गई है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है, टॉप इक्वल टू साइज -1। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि मेरे पास ये वाला जो है स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा। कौन सा ट्रू हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये वाला स्टेटमेंट जो है मेरा ट्रू हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा और डिस्प्ले होगा ओवरफ्लो, और ये वाला स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट
नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ओवरफ्लो की वजह से हो रही है, और फॉल्स होती है तो मैं नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक और तरीके से भी काम कर सकता हूँ, इस कंडीशन को मॉडिफाई कर दूं कि जब तक टॉप की वैल्यू लेस देन साइज -1 है तो मैं ये वाला ऊपर लिख दूंगा, और जैसे ही ग्रेटर होगा तो मैं डिस्प्ले ओवरफ्लो करा दूंगा। तो इस फंक्शन को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। आप अपनी इफ की कंडीशन को अपोजिट कर दें तो इफ में फिर इंसर्शन वाला पार्ट आ जाएगा और एल्स में आपका ओवरफ्लो वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर लूप नहीं लग रही। ये फंक्शन मैंने जितनी मर्तबा कॉल किया है उतनी मर्तबा इंसर्शन हुए, 5 एलिमेंट इंसर्ट हुए, तो इसका मतलब ये है कि पुश का फंक्शन मैंने 5 दफा कॉल किया है। लूपिंग यहाँ पे नहीं है, एक दफा में पुश का फंक्शन सिर्फ एक ही एलिमेंट इंसर्ट करता है, और यहाँ पे 5 एलिमेंट इंसर्ट में आप देख सकते हैं मैंने 5 मरतबा ऊपर पुश का फंक्शन लिखा है। तो जब मैं ये पुश का फंक्शन एक दफा कॉल करता हूँ, ठीक है, तो देखें, ये देखें, ये मैंने एक दफा कॉल किया, एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया, स्टैक अपडेट हो चुका है। अगर मैं दूसरी दफा कॉल करूंगा तो दूसरा एलिमेंट इंसर्ट होगा, स्टैक अपडेट हो जाएगा। जब मैं तीसरी मरतबा कॉल करूंगा तो ये तीसरा एलिमेंट इंसर्ट होगा। और ये कॉल करना जरूरी नहीं है कि मैं पांचों दफा ही कर दूं। मैं काम कर रहा हूँ, काम करते मैं 3 पे काम हो गया, ठीक है, हो सकता है मैं बीच में पॉप अप्लाई कर दूं, हो सकता है स्टैक एम्प्टी हो जाए। ये तो सिर्फ आपको सब बात समझाने के लिए कि अगर मैं इंसर्ट करता रहूं कंटिन्यूसली स्टैक में तो इवेंचुअली स्टैक फुल हो जाएगा, और फुल के बाद अगर मैंने इंसर्शन या पुश की कोशिश की तो मेरे पास ओवरफ्लो आ जाएगा। सिर्फ ये बात हाईलाइट करने के लिए मैंने 5 एलिमेंट इंसर्ट करके दिखाए हैं। यानी छठी, अगर साइज मेरे पास 5 है स्टैक का तो उसमें मैक्सिमम 5 एलिमेंट आ सकते हैं। तो अगर उसमें मैंने कंटिन्यूस 6 मरतबा पुश का ऑपरेशन अप्लाई कर दिए तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी, क्योंकि उसमें गुंजाइश ही 5 की। ठीक है, होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पॉप पर थे हम। तो पॉप की बात मैं ये कर रहा था कि पॉप में मुझे जाहिर सी बात है डिलीट करना है, तो हम अंडरफ्लो चेक कर रहे होते हैं। तो अंडरफ्लो की कंडीशन ये है कि जब भी मेरी इंडेक्स लेस देन 0 तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले करा दूंगा स्टैक एम्प्टी अंडरफ्लो, और ब्रेक कर दूंगा या रिटर्न कर जाऊंगा, यहीं से मेरा काम खत्म फंक्शन का। ब्रेक नहीं इधर लिखना बेहतर रहेगा, रिटर्न, क्योंकि फंक्शन है, लूप तो है नहीं। ब्रेक क्या करूं, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक भी करूंगा तो इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाऊंगा, रिटर्न भी कर दूंगा तब भी वही बात है। कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि मुझे स्टेट फंक्शन से कुछ रिटर्न कराना है तो आइटम को मैं नल कर दूंगा। नल का मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं रिटर्न हुआ, क्योंकि ये ऑपरेशन ही फेल हो गया है, स्टैक एम्प्टी थी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी स्टैक की इंडेक्स वैलिड इंडेक्स है, 0 या उससे बड़ा नंबर है उसमें, लेस देन 0 के केस में है ना एम्प्टी, लो इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 वैलिड है। तो उस केस में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप में से एक डेटा निकाल लेता हूँ, टॉप में से निकाल रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से निकाल रहा हूँ, टॉप वाली इंडेक्स से, और उसको मूव कर देता हूँ किसके अंदर, इस आइटम के अंदर मूव कर देता हूँ। और फिर मैं टॉप को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सीक्वेंस का ध्यान दें, पहले डेटा रिमूव हो रहा है, फिर टॉप डिक्रीमेंट हो रहा है, पहले डेटा रिमूव हो रहा है, फिर टॉप डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर इसकी सीक्वेंस ऊपर नीचे अगर आपने की तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। अगर ऊपर नीचे कर दी तो टॉप वाला नहीं बल्कि सेकंड लास्ट वाला डेटा निकल जाएगा। और फिर दोनों केसेस में मैंने क्या रिटर्न करा दिया, आइटम। अब या तो आइटम में वैलिड इंडेक्स आएगी जो कि यहाँ से वैलिड डेटा आएगा जो कि यहाँ से आ रहा है, या हो सकता है उसमें इनवैलिड आ जाए अगर मेरे पास स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा विजुअलाइज करके देख लेते हैं। से मेरे पास ये स्टैक है जो इनिशियली मैंने फिल करके रख ली है। ठीक है, फिल क्यों कर ली, क्योंकि मैं पॉप का ऑपरेशन दिखाना चाह रहा हूँ, तो इनिशियली मैंने कहा ये फिल्ड है। तो अगर ये स्टैक फिल्ड है और मैं इस पर एक पॉप ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये पॉप ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो सीक्वेंस देखिए आपने क्या हुई, पहले डेटा रिमूव हुआ है। अच्छा, चेक कर लेते हैं। इंडेक्स में यहाँ पे दोबारा डाल देता हूँ, इंडेक्स से 4, इंडेक्स से 3, इंडेक्स से 2, इंडेक्स से 1, इंडेक्स से 0, और यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर मैं माइनस करूंगा तो इधर इंडेक्स क्या लेता हूँ, -1। ठीक है, -1 होगी और -1 ही आता है 0 का, तो मैंने वही लिख लिया। ठीक है, तो मैंने चेक किया कि टॉप की वैल्यू क्या है। टॉप की वैल्यू आपने देखा इस वक्त क्या है, मेरे पास टॉप की वैल्यू है 3। तो टॉप की वैल्यू है 3, 3 इज नॉट लेस देन 0, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये नहीं होगा। ये नहीं होगा तो फिर मैं ये परफॉर्म करूंगा, यानी टॉप से एक डेटा निकालूंगा और टॉप को कर दूंगा डिक्रीमेंट।
तो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इस स्टेट पे अगर मैं पॉप करता हूं तो क्या होगा, डेटा निकल गया और टॉप लिख रहे, ठीक है। और ये आइटम वो वहां पे आइटम लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, यानी जहां से इस फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन जहां से कॉल हो रहा है वहां पे जाहिर सी बात है रिटर्न करेगा, तो रिटर्न वैल्यू किसी न किसी वेरिएबल में सेव होगी, और उस वेरिएबल का नाम मैंने फिलहाल आइटम दिया। मजीद में पॉप करूंगा तो स्टिल इंडेक्स 2 थी, सक्सेस रहेगा, टॉप की वैल्यू अब 1 है। अगर मजीद में करूंगा तो आपको पता है टॉप स्टिल ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 नहीं है, तो स्टिल सक्सेस आएगी, एक और एलिमेंट पॉप हो जाएगा। मजीद अब टॉप की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो दोबारा से देख लेते हैं, टॉप की वैल्यू इस वक्त है 0, 0 लेस देन 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब स्टिल मैं एलिमेंट को इसमें से रिमूव कर सकता हूँ, तो मैं एलिमेंट रिमूव कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने अगर किया तो ये एलिमेंट निकल जाएगा, और अब मैं डिक्रीमेंट करूंगा टॉप को, तो डेफिनेटली टॉप की वैल्यू 0 -1 इज -1। तो अब अगर मैं चेक करूं वैल्यू, तो टॉप की वैल्यू हो चुकी है -1, ठीक है। अभी मैंने इंडेक्स बताई थी, 0 से ये स्टार्ट है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये 0 था, तो ये -1 हो गया, ये -1 है। तो अब अगर मैंने चेक किया तो -1 इज लेस देन 0, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, यानी इस केस में यूजर को क्या मैसेज मिल जाएगा, स्टैक एम्प्टी है, या भाई आपका क्या आ गया, अंडरफ्लो। तो अगर अब मजीद मैंने इसमें पॉप ऑपरेशन किए तो क्या होगा, मेरे पास अंडरफ्लो आ जाएगा, यानी मजीद मैंने इस पे पॉप ऑपरेशन किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडरफ्लो आ जाएगा, ठीक है। एक और मरतबा सीक्वेंस को रन करके देख लेते हैं। इनिशियली स्टैक मैंने एम्प्टी रखा, मैं चाहता आधा भी रख सकता था कुछ भी, लेकिन ये मैं फिर कह दूं कि यहाँ पे लूप नहीं है, एक मरतबा पॉप का ऑपरेशन सिर्फ एक एलिमेंट रिमूव करता है और स्टैक को अपडेट कर देता है। दूसरी मरतबा जब पॉप का ऑपरेशन कॉल करता हूँ तो वो फिर एक एलिमेंट को रिमूव करता है और स्टैक को अपडेट कर देता है। फिर स्टैक तीसरी मरतबा जब कॉल करता हूँ तो फिर वो एक ही एलिमेंट को रिमूव करता है और स्टैक को अपडेट कर देता है। फिर चौथी मरतबा भी कॉल करता हूँ तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिमूव करता है और स्टैक को अपडेट करता है। फिर पांचवी दफा में भी जब मैं रिमूव करता हूँ तो वो एक ही एलिमेंट को रिमूव करता है और स्टैक को अपडेट। देन छठी दफा जब मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे स्टैक का टोटल कैपेसिटी ही 5 है, तो उसको अगर उसमें से मैं मैक्सिमम 5 एलिमेंट ही निकाल सकता हूँ कंसेक्यूटिव, उसके बाद छठा एलिमेंट अगर निकालने की कोशिश की तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, अंडरफ्लो आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की कोई क्यूरी या कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पॉप में सिर्फ जो वैल्यू ऑलरेडी स्टैक के अंदर मौजूद है वहां से निकाल के रिटर्न हो जाएगी, मॉडिफाई कुछ नहीं होगा, स्टैक में मॉडिफाई नहीं होगा, स्टैक में से वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। वैल्यू जो थी स्टैक में से वही निकल कर आ गई। अगर मैं अब इसके बाद पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं तो नया डेटा इंसर्ट हो जाएगा, वरना स्टैक के अंदर से वो डेटा निकल चुका है, स्टैक में मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, स्टैक में या तो ऐड होता है या रिमूव होता है। तो पॉप में आइटम की वैल्यू मॉडिफाई होगी, बिल्कुल आइटम मॉडिफाई होगा, लेकिन वो कौन सा आइटम होगा, जिस जहां पे मैंने पॉप का फंक्शन कॉल किया हुआ है, ठीक है। जब मैं कॉल करूंगा तो पॉप मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू आके आइटम में सेव हो जाएगी, तो वो वाले आइटम की वैल्यू बिल्कुल मॉडिफाई होगी, ठीक है। अब अगर अंडरफ्लो होगा तो उसमें नल आ जाएगा, या कोई ऐसा डेटा जो मेरे डेटा सेट का पार्ट ना हो, मैं कोई नंबर पिक कर लूंगा, और अगर सक्सेस होगा तो मुझे एक वैलिड डेटा आइटम मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टैक इज फेयरली सिंपल। तो ये थे स्टैक और स्टैक के इंसर्शन और डिलीशन, या जिसे हम पुश और पॉप कहते हैं, ऑपरेशन, और ये इंतहाई सिंपल है और इसमें मजीद डिटेल नहीं है हमारे पास। तो ये तो हो गई स्टैक की बात। अब स्टैक की कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनमें से हम थोड़ा सा आज एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं चूंकि हमारे पास कुछ टाइम है। बाकी इन एप्लीकेशंस की डिटेल जो है हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स में क्या है हमारे पास, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में हमारे पास है एक्सप्रेशन नोटेशंस। भी एक्सप्रेशंस या नोटेशंस क्या, एक्सप्रेशन नोटेशंस क्या है, ये बेसिकली मैथमेटिक्स की एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे अगर आपको सामने लिखा हुआ दिखा रहा हूँ मैं, ये a प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। a प्लस बी इज एन एक्सप्रेशन, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c डिवाइड बाय d, ये भी एक एक्सप्रेशन। तो ये चीज कहलाती है एक्सप्रेशंस। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन आपके पास लिखी हुई है a प्लस बी, ये कहलाती है इनफिक्स नोटेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है इनफिक्स नोटेशन में लिखी हुई है। इसके अलावा हमारे पास दो और एक्सप्रेशन नोटेशंस मौजूद हैं, लेकिन हम अब तक शुरू से जो मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में जो भी एक्सप्रेशन यूज करते आ रहे हैं वो है इनफिक्स। तो हमारे लिए कन्वेंशनल वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम क्या है कि हम इनफिक्स वे में सॉल्व करते हैं। इनफिक्स है क्या? इनफिक्स बेसिकली ये है कि ऑपरेंड और ऑपरेटर का रिलेशनशिप। ऑपरेटर क्या होता है आप अच्छे से फेमिलियर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेटर है। ऑपरेंड क्या चीज होती है? ऑपरेंड ये होता है कि जिस डेटा पे आप वो ऑपरेटर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपरेंड क्या है? ए और बी यहाँ पे ऑपरेंड कहलाएंगे, ठीक है। ए और बी आर ऑपरेंड्स और प्लस इज एन ऑपरेटर। तो जब इनफिक्स एक्सप्रेशन होती है तो ऑपरेटर की प्लेसमेंट जो है ऑपरेंड के इन बिटवीन होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनफिक्स, ठीक है। जब ऑपरेटर की प्लेसमेंट और दो ऑपरेंड्स जिस पे वो ऑपरेटर अप्लाई होना है या ऑपरेशन अप्लाई होना है उनके दरमियान लिखा जाता है तो वो कहलाती है इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इनफिक्स से हम अच्छे से फेमिलियर हैं। ए प्लस बी का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि ए और बी के दरमियान एडिशन परफॉर्म हो जाएगी, तो इससे हम फेमिलियर हैं। फिर आती है आपके पास प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन को अगर देखें तो ये एक एग्जांपल मौजूद है, प्लस ए बी। जैसे कि नेम ही इंप्लाई कर रहा है प्री, तो प्री का मतलब है ऑपरेटर की प्लेसमेंट प्री होगी फ्रॉम ऑपरेंड, ठीक है। यानी अगर इसमें प्लस लिखा हुआ है और उसके आगे ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी वही है कि और बी के दरमियान एडिशन परफॉर्म होनी है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इसमें ऑपरेटर पहले लिखा जाता है तो इसे प्री कह देते हैं, और सिमिलरली जिसमें ऑपरेटर बाद में लिखा जाता है उसे हम पोस्ट फिक्स कह देते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो ऐसा है कि प्रीफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर हमारे पास जो है ऑपरेंड से पहले लगा होता है, और पोस्टफिक्स में ऑपरेटर जो होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है पोस्टफिक्स, तो ये हमारा ऑपरेंड के बाद लगा होता है, ठीक है। बाकी डिटेल नहीं जा रहा कि पॉलिश साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उसने दिया। बस फर्क ये है कि इनफिक्स में इन बिटवीन, प्रीफिक्स में बिफोर और पोस्टफिक्स में लेटर। ठीक हो गया, ये हो गई थ्योरेटिकल बात, बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। एक एडवांटेज बता देता हूँ कि हमने जो काम करना है अभी तक हम करते हैं इनफिक्स में, लेकिन इनफिक्स जो है वो इनफिक्स जो है वो कंप्यूटर्स के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम तो समझते हैं कि कोई चीज़ है बॉर्डमस रूल, हम ये समझते हैं कोई चीज़ है प्रेसिडेंस, हम समझते हैं एसोसिएटिविटी, और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखी हो तो हम उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये काम करना रिलेटिवली मुश्किल है। कंप्यूटर आर गुड एट सॉल्विंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, क्योंकि उसमें कोई बॉर्डमस, कोई प्रेसिडेंस, नथिंग, कोई रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर उसको सॉल्व कर लेता है आसानी से यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो कैसे यूजिंग स्टैक सॉल्व कर लेता है ये तो हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन ये बात बता दी कि कंप्यूटर जो है कंफर्टेबल है यूजिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। और आप जब करके देखेंगे स्टैक से तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये तो काफी आसान है, मेरे लिए इतना आसान है, तो कंप्यूटर तो इससे फिर इजी पीजी सॉल्व कर लेगा, क्योंकि कंप्यूटर इज गुड एट डूइंग रिपीटेटिव टास्क। तो वो एक ही जैसे टास्क करने के लिए कंप्यूटर बहुत आसानी से कर लेता है। तो कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर उसको पोस्ट फिक्स में प्रोवाइड की जाए तो उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है। तो मोटिवेशन क्या है कि कंप्यूटर पे जो हम एल्गोरिथम लिखे हैं वो पोस्ट फिक्स को सॉल्व करने के लिए हो। इनफिक्स कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता, बाकी डिटेल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी से कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। अच्छा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पे नहीं है, ये प्रेसिडेंस जो लिखी हुई है ये लिखी हुई है इनफिक्स की, ठीक है।
पैरेंथेसिस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, और फिर उसके बाद ये ऑपरेटर अगर हम यूज करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है आपकी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यानी पावर की, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की होती है, और फिर प्लस माइनस की होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास अगर ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि प्रेसिडेंस रूल क्या है। अभी मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ, अभी मैं स्टैक से नहीं कर रहा, मैनुअली अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे। मुझे पता है कि पहले बी और सी को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ए के साथ वैट। तो मैं इसको इस तरीके से सेपरेट कर लेता हूँ, ब्रैकेट कर लिया, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेटर, राइट हैंड साइड, हर मर्तबा में इसी तरह ब्रेक करूँ। और इसमें आता हूँ तो इसमें भी फिर वही वाली बात है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेटर एंड राइट हैंड साइड। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इनफिक्स फॉर्म को पोस्टफिक्स फॉर्म में लिख देना है। तो बी सी मैंने पहले लिख दिया, ऑपरेटर उनका बाद में लिख दिया। ठीक है, अब वही वाली बात है, ये मेरी राइट हैंड साइड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये बीच में मेरा ऑपरेटर है। तो फिर मैं दोबारा से लिखूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड देन राइट ऑपरेंड यानी राइट हैंड साइड पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया, देन उसके बाद मैंने लगा दिया ऑपरेटर। ठीक है, इनफिक्स फॉर्म को मैंने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने सारे ब्रैकेट्स हटा दिए, क्योंकि ब्रैकेट्स तो होते ही नहीं है पोस्टफिक्स में। तो अगर ये मैं लिख रहा हूँ इनफिक्स में, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, बजाय मुझे ऊपर वाली तो समझना आसान है, नीचे वाली मुझे समझ में नहीं आ रही, और क्यों कैसे आएगी उससे तो मैं फेमिलियर भी नहीं हूँ, मैं तो इनफिक्स सॉल्व करता आ रहा हूँ अपनी नर्सरी केजी के जमानों से, तो मैं इनफिक्स सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे तो पोस्टफिक्स समझ में नहीं आएगी। हमें पोस्टफिक्स समझनी भी नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं इस वक्त कंप्यूटर के एल्गोरिथम जनरेट करना, और कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि वो अच्छा है पोस्टफिक्स सॉल्व करना। तो हमें तो काम लेना है कंप्यूटर से, तो हमारी मजबूरी है कि हम उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके दें। तो अभी मैंने ये कन्वर्जन करी, आप कहेंगे सर बहुत आसान है, ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं कंप्यूटर को ऐसे ही करके दे दूंगा। तो हाउ अबाउट दिस, अगर इसको आप सॉल्व करके बताएं मुझे। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, तो थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ, एक करवा देता हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा, और लेक्चर हमारा डन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑपरेशन किस सीक्वेंस में होगा। तो ये तो ए है, और ये इसमें प्लस ऑपरेशन है, और इसके लिए अगर मैं देखूं तो ये पहले पूरा मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं ए में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड में नहीं कराऊंगा, क्योंकि सेकंड कराऊंगा तो फर्स्ट का रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा, तो पहले फर्स्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किस तरीके से सॉल्व होगा, मुझे स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर मैं स्टेप को हाईलाइट करवाऊँ आपको, तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ सॉल्व होगी, अगर इक्वेशन में तो देखा जाए, ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, सही, और फिर ये वाले पार्ट के साथ में एफ को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, चले मैं सामने रख देता हूँ और समझा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी जल्दी है, तो आ जाते हैं इस पे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो सबसे पहले सॉल्व होना था, बी सी इनफिक्सिस को कन्वर्ट कर दिया पोस्टफिक्स में, ये देखें बी सी प्लस हो गया। इसी तरह डीई को भी मैंने सॉल्व कर लिया, ये डीई प्लस हो गया। अब जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लाई और प्लस की बात देखी जाए, यहाँ पे ऑपरेटर है प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो पहले कौन सा परफॉर्म होता है, मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड है इसकी, ठीक है, ये राइट साइड है इसकी, और ये बीच में ऑपरेटर है। तो इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, लेफ्ट साइड लिखूंगा, लेफ्ट साइड आ गई ये, ठीक है, प्लस भी लेफ्ट साइड का पार्ट है, और ये आ गई राइट साइड, और उसके बाद मैंने लिख दिया ऑपरेटर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, मेरे पास एक बन गया राइट साइड, और ये इसकी है लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये है बीच में इनका ऑपरेटर। तो इसमें भी फिर वही करूंगा, पहले पूरी की पूरी लेफ्ट साइड लिख दूंगा, ये लेफ्ट साइड लिख दी ऑपरेटर के साथ, पूरी की पूरी राइट साइड लिख दूंगा, ये लिख दी मैंने मल्टीप्लाई तक, और उसके बाद ये प्लस का साइन जो था ये मैं एंड में ले गया। तो ये कन्वर्ट हो गई पोस्टफिक्स में। अब जो मुझे हिस्सा सॉल्व करना है वो है ये डिवीजन ऑपरेटर के लिए। तो डिवीजन ऑपरेटर के लिए ये पूरी की पूरी चीज है लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट ऑपरेंड, और ये जी है राइट ऑपरेंड, और ये बीच में डिवीजन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मैं पूरी की पूरी लेफ्ट साइड लिखूंगा यहाँ तक, ठीक है, ब्रैकेट्स मैंने हटा दिए, ये लेफ्ट साइड आ गई, जी मेरी राइट साइड है, और डिवाइड मेरा ऑपरेटर है। तो ये बन गई मेरी कंप्लीट इक्वेशन। और फिर अब अगर इसको सॉल्व करूं, तो ये पूरी की पूरी मेरी राइट हैंड साइड है,
यानी राइट ऑपरेंड, और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड और ये बीच में प्लस का ऑपरेट है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गई मेरी लेफ्ट साइड, ठीक है, ये आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी पूरी राइट साइड, और ये आ गया मेरा फाइनली ये वाला ऑपरेटर, ये जो प्लस का यहाँ मौजूद है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पीस बाय पीस अपनी इक्वेशन को इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्टफिक्स में लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ बढ़ रहा हूँ, यानी हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर से सॉल्व करते हुए लीस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर तक जा रहा हूँ। और इक्वेशन को अगर देखें तो आप मैंने फाइनली कंप्लीटली यहाँ पे क्या कर लिया, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लिया। और अब ये काम आपको थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा होगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि हम तो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में समझ रहे थे ये तो चाइल्ड्स प्ले है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सप्रेशन जो जो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी आपको इनफिक्स से पोस्टफिक्स में सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में मैन्युअली कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर तो पोस्टफिक्स समझेगा, पोस्टफिक्स को आसानी से सॉल्व करेगा, लेकिन ये करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको आसान बनाएंगे हम आगे के चैप्टर में। अभी यहीं तक होल्ड करता हूँ कि ये बात हमने कंक्लूड की कि इनफिक्स को पोस्टफिक्स में करना भी एक टीडीएस सा टास्क है, और अगर ये मुझे बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन पे करना पड़े तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। सेकंड का सोल्यूशन भी गिवन है, आप दोनों सोल्यूशन को देखिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछेगा, और आगे चल के हम इस इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन को ईजी करने की कोशिश करेंगे इन कमिंग सेशंस, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर हमारा इतना ही था। बाकी जो है आ, आप लोगों को अगर कोई क्यूरी है इसमें तो यू कैन आस्क, वरना हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। चलें तो फिर लेक्चर कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।